हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्प पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाओ। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायमेंशन टेक्निक। डायमेंशन यानी कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन किस तरीके से लिखनी है, ये सारा कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाओ, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो डायमेंशन टेक्निक होता क्या है? डायमेंशन टेक्निक जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मान लो, ठीक है, इस तरीके का, या हमारे पास कोई स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई रेक्टेंगल बॉक्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, तो इसकी हम किस तरीके से डायमेंशन लिखेंगे? तो डायमेंशन लिखने के लिए भी इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सागर, दिलीप, शैलेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमें इसकी डायमेंशन बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डायमेंशन क्या है, या यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन लिखने के देखो कई टाइप्स के मेथड होते हैं, कई टाइप के तरीके होते हैं डायमेंशन को लिखने के लिए। आप इस तरीके से डायमेंशन लिख सकते हो, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही क्या करना है, डायमेंशन को हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आप डायमेंशन को लिखोगे किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को लिखना चाहते हो, डायमेंशन को दिखाना चाहते हो, तो आप हमेशा डायमेंशन को इस तरीके से, यानी कि इस लाइन के ऊपर आपको लिखना है। कभी भी आपको इस लाइन के नीचे डायमेंशन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ही आपको डायमेंशन लिखना होता है। ये होता है इसमें मेथड। ठीक है, और एक होता है कि इसमें हम क्या करें कि ये इस तरीके की लाइन है, मान लो इस तरीके की लाइन है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा 20 mm। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात कर रहे हैं डायमेंशन टेक्निक, डायमेंशन टेक्निक क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, लोकेशन, या हम बोल सकते हैं साइज को क्या करता है, दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, देखो कितना साइज है, हमें नहीं पता इसका कितना साइज है जब तक हम इसमें डायमेंशन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब तक हम इसमें डायमेंशन को नहीं लिखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हमें कितनी ली है। या अगर आप कोई स्केल का यूज कर रहे हो, अगर आप स्केल का मेजरमेंट नहीं लिखोगे तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हमने स्केल का एक्चुअली मेजरमेंट हमने कितना लिया हुआ है। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही शेप हो। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के शेप हो सकते हैं, सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, और स्क्वायर हो गया। इस टाइप से अलग अलग क्या है, शेप्स होते हैं, और उनकी डायमेंशन आपको किस तरीके से लिखनी होती है। तो ये होती है मेन डायमेंशन की डेफिनेशन। ठीक है, कि डायमेंशन को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारी डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन टेक्निक, डायमेंशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं विमाय। ठीक है, तो जो डायमेंशन टेक्निक है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा अलाइन सिस्टम, एक होता है हमारा क्या, अलाइन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संरेखीय प्रणाली। इसको हम क्या बोलते हैं, संरेखीय प्रणाली। ठीक है, और एक होता है हमारा अनडायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल सिस्टम, अनडायरेक्शनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक दिशीय प्रणाली। ठीक
ठीक है, इस टाइप से। तो इसको ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा अलाइंड सिस्टम और दूसरा होता है हमारा अनडायरेक्शनल सिस्टम। तो दोनों डायरेक्शनल सिस्टम और अलाइन सिस्टम, दोनों को ही सिस्टम को हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा अलाइन सिस्टम होता है। अलाइन सिस्टम की डायमेंशन हमें किस तरीके से लिखनी होती है? ठीक है, तो जैसे कि आप इसके वर्ड से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिसको हम बोल रहे हैं संरेखीय प्रणाली। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संरेखीय प्रणाली। यानी कि एक रेखीय, यानी कि एक लीनियर वे में हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से डायमेंशन को लिखते हैं वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जो हमारा अलाइंड सिस्टम है। अलाइंड सिस्टम यानी कि संरेखीय प्रणाली। ठीक है, संरेखीय प्रणाली। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का हमने बॉक्स ले लिया। ठीक है, और इसी में हमने क्या बना दिया, एक सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक सर्कल को इसमें ड्रॉ कर लिया। इसकी कुछ सेंटर लाइन होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी डायमेंशन हमें किस तरीके से लिखनी है? ठीक है, इसकी डायमेंशन हम किस तरीके से लिखेंगे? जैसे मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है और हमें यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से जहाँ तक की हमें डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं या परपेंडिकुलर लाइन। कैसे? इस तरीके से। ये यानी कि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही क्या करना है, इसकी डायमेंशन को हमें बताना है। इससे ज्यादा हमें डायमेंशन को इसमें नहीं बताना है। ठीक है, सिर्फ हमें इतनी ही डायमेंशन क्या करनी है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। वैसे यहाँ से सिर्फ हमें यहाँ तक की डायमेंशन को क्या करना है, बताना है। तो ये जो हम इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। यानी कि अगर हमारे पास इसके अलावा कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। यानी कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, आगे की ओर हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट है या सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वहीं हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसकी लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एरो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें एरो बन जाएगा। एरो भी आपको इसी तरीके से बनाना है, कभी भी आपको एरो इस तरीके से नहीं बनाना है, इस तरीके से या इस तरीके से आप बना रहे हो। ठीक है, आपको हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप डायमेंशन भी लिख रहे हो या कोई भी आप इसमें टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक आप इसमें बना रहे हो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो या स्केल में आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हो, लेटर्स बना रहे हो, तो हर जगह आपको यही इसी तरीके से एरो बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एरो बनाना है, कभी भी आपको इस तरीके का एरो यूज नहीं करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है, जैसे मान लो ये हमारा कितना है, 70 mm, मान लो ये हमारा 70 mm हो गया। ठीक है, तो अलाइन सिस्टम क्या होता है, जब हम किसी लाइन के ऊपर क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन को लिखा जाता है। हमने इस लाइन के ऊपर, कभी भी आपको इस लाइन के नीचे डायमेंशन को नहीं लिखना है, हमेशा आपको इस लाइन के ऊपर ही क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। या मान लो इसका हाफ सेक्शन हमें दिखाना है कि इसका हाफ सेक्शन कितना है, तो वही हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसकी के ऊपर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा 35 mm का है, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें भी हम क्या कर देंगे, एरो बना देंगे कि यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा अलाइन सिस्टम कहलाता है कि हमें किस तरीके से डायमेंशन को हमें लिखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम किसी लाइन के ऊपर डायमेंशन को लिख रहे हैं तो वो हमारा अलाइन सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही आप इसमें लिख लो, इसमें हम एरो बना सकते हैं इस तरीके से, इसमें हमने एरो बनाया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा इसमें हो जाएगा कि ये हमारा मान लो 80 mm है इस तरीके से, या हमें इसमें हाफ सेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो इस तरीके से, यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 mm हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 40 mm हो जाएगा। ये होता है हमारा क्या अलाइन सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें बनाना है। अब देखो इसमें आपका सर्कल भी दिया हुआ है, तो सर्कल का भी इसमें हमें क्या दिखाना होता है, सर्कल का भी कितना डायमेंशन है। तो अगर हमेशा ये याद रखना, अगर आपको रेडियस दिया रहेगा, यानी कि अगर आपको त्रिज्या दी है क्वेश्चन में, तो आप उसको r से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे R22, R24 या R20 mm, इस तरीके से जो भी आपको डायमेंशन दिया रहे। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायामीटर दिया रहे, डायामीटर यानी कि अगर व्यास दिया रहे, तो आप उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना, फाई से। ये हमारा कौन सा सिंबल होता है, फाई का सिंबल होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकती हो ये हमारा इसमें क्या है, सर्कल है। इस सर्कल को हमें क्या करना है, डायमेंशन हमें दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और हमें यहां से यहां तक का डायमेंशन दिखाना है। तो हम इसमें मार्क कर देंगे एरो के थ्रू कि हमें यहां से यहां तक का ही क्या करना है, इसमें हमें डायमेंशन को दिखाना है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन को दिखाएंगे और इसको हम स्ट्रेटली बाहर ले जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और हम इसमें बता देंगे कि हमारा इसमें रेडियस कितना है। ठीक है, हमारे पास इसमें रेडियस कितना है, R20 है, R24 है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सर्कल में हमें डायमेंशन को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसमें हमें सर्कल में किस तरीके से डायमेंशन को लिखना है। तो ये हमारा सिस्टम कहलाता है अलाइन सिस्टम। ठीक है, इसको हम अलाइन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट है अनडायरेक्शनल सिस्टम। अनडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है, इसमें भी हम एक पर्टिकुलर बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये अब इसमें हमें कैसे डायमेंशन को लिखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इसमें हम एरो बनाएंगे इस तरीके से। इसमें हम कैसे डायमेंशन को लिखते हैं, उसमें तो हम लाइन के ऊपर डायमेंशन को लिखते हैं जो हमारा अलाइंड सिस्टम होता है। लेकिन जो हमारा अनडायरेक्शनल सिस्टम होता है, अनडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन को किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें डायमेंशन को लिखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारी जो डायमेंशन है वो 60 mm है, तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर में इस तरीके से लिखा जाता है। इसके सेंटर में हम जो लाइन है उसको थोड़ा सा रफ करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे 60 mm इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि इनमें हम क्या करते हैं, बीच में लिखा जाता है। तो ये हमारा अनडायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है डायमेंशन को लिखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम 60 mm, वैसे हम इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ से हमने एरो बनाया, ये हमने एरो इसमें बनाया, और ये है हमारा क्या, मान लो 50 mm है या 55 mm है। ठीक है, वैसे ही हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली, यानी कि जो जो आपको इसमें सेक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशन को शो करेंगे। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा है 15 mm।
इस तरीके से ये हमारा इसमें क्या है 15 mm, और सब में आपको ये तो खींचना ही है, ये एक्सटेंशन लाइन आपको खींचनी है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को ही बता रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को या यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को ही क्या कर रहे हो, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जब भी हम मिडिल सेक्शन में लिखते हैं तो वो हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है, वो हमारा अनडायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है, इस तरीके से। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको किस तरीके से डायमेंशन को आपको लिखना है, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, या किसी स्क्वायर बॉक्स है या रेक्टेंगल बॉक्सेस में आपको कैसे डायमेंशन को लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ये समझ में नहीं आएगा कि आप डायमेंशन फिर कुछ भी लिखते हुए चले जाओगे, डायमेंशन अगर गलत होगी, अगर डायमेंशन अगर आप रॉन्ग वे में लिख कर आओगे, भले ही आपका डायग्राम सही हो, अगर आपने डायमेंशन गलत लिखा तो आपका इसमें पूरा ही क्वेश्चन जो आंसर आपने बनाया होगा, ड्राइंग जो आपने बनाई होगी, वो पूरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, पूरी आपकी इसमें ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो आपको हर एक पर्टिकुलर वे में डायमेंशन को लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें डायमेंशन को लिखना है। कभी भी हमें इस ऐसी डायमेंशन में इस तरीके से आपको कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है। कभी भी आपको ना तो इसके नीचे इस तरीके से लिखना है, ये भी आपका रॉन्ग मेथड है, और कभी भी जब आप डायमेंशन को लिखोगे तो डायमेंशन को लिखने के लिए, ठीक है, इस टाइप के आपका कभी भी मेथड का यूज नहीं करना है। आपको या तो अनडायरेक्शनल मेथड का यूज करो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस तरीके से ना लिखकर डायमेंशन को इस तरीके से लिख देते हैं वर्टिकल वे में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, डायमेंशन को लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें नहीं लिखना होता है कि आपने ये स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ 15 mm लिख दिया, यहाँ स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ आपने 55 mm लिख दिया। इस तरीके से आपको कभी भी डायमेंशन को नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम, अलाइन सिस्टम और अनडायरेक्शनल सिस्टम। दोनों में हमने देखा किस तरीके से आपको डायमेंशन लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, जो इसमें लाइन है ये, ठीक है, इस तरीके से जो हम इसमें लाइन बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन जिसको हम बोलते हैं विमा रेखा, ठीक है। और ये होती है हमारी एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। और ये होता है एरो, ये होता है एरो, ठीक है। डायमेंशन इसी तरीके से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ एरो, यानी कि जो हम एरो बनाते हैं, ठीक है, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एरो बनाते हैं, तो वो हमें किस तरीके से एरो का प्रोपोर्शन जो है प्रोपोर्शन लेकर हमें चलना होता है, ठीक है। तो एरो का प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे हमने ये एरो को ड्रॉ किया इस तरीके से, ये ठीक है, इसमें हमने एरो को इसमें बनाया, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ इसकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, यानी कि चौड़ाई होगी, यानी कि इसकी हाइट हमें कितनी लेनी है, यानी कि ऊंचाई हमें कितनी लेनी है, या इसकी विड्थ, यानी कि हमें इसमें चौड़ाई इसकी कितनी लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसमें जब भी एरो का साइज प्रपोर्शन देखते हैं, ठीक है, एरो का साइज प्रपोर्शन देखते हैं, तो उसकी हाइट और विड्थ को देखकर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है कि इसकी हमें हाइट या विड्थ हमें कितनी रखनी होती है। तो हाइट और विड्थ रखने के लिए इस एरो में, ठीक है, इस एरो में क्या किया जाता है, ये तो हमारी क्या हो गई, डायमेंशन लाइन हो गई, डायमेंशन लाइन। तो ये हमेशा लेंथ की चौड़ाई के 3 गुना होती है, यानी कि 3 टाइम्स होती है किसके, विड्थ के, ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, और उसका क्या होगा, चौड़ाई के 3 गुना,
ठीक है। तो ये हमारी इसकी क्या होती है, एरो हेड की ये डायमेंशन लाइन होती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी विड्थ और लेंथ का जो रेशियो है वो 1:3 होता है। क्या होता है, 1:3 होता है। यानी इसकी विड्थ जो रहेगी वो हमारी 1 mm आप बोल सकते हो, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी कितनी होती है, 3 mm। यानी कि 1:3 का इसमें क्या होता है, अनुपात रखा जाता है इसकी हाइट और विड्थ के बीच में। इसकी हाइट और विड्थ के बीच में इस तरीके से एरो बनाया जाता है। ये तो हो गया इसमें मेजरमेंट कि हमें एरो किस तरीके से बनाना है। बस आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि जब भी हम एरो को ड्रॉ करते हैं तो हम इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, इनका प्रोपोर्शन इसी तरीके से लिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हो या आप कोई भी ड्राइंग अगर बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एरो को भी मेजरमेंट करके बनाएं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एरो को इसमें ड्रॉ कर सकते हो। देखो, इसमें एरो को ड्रॉ करने के लिए ना तो आप इसको ज्यादा थिन करो, ठीक है, और ना ही ज्यादा आप इसमें इसको थिक करो। ठीक है, किस तरीके से, ऐसा भी आपको नहीं बनाना है कि आपने इतना बड़ा एरो बना दिया इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से भी आपको नहीं बनाना है कि वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो आपको एक अपना एक मेजरमेंट लेकर चलना है कि आपको किस तरीके से एरो को ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी आप एरो बनाओ शार्प एज के साथ बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से बना रहे हो, इस तरीके से गोल, है ना, इस तरीके से। क्या ये हमारा एरो दिख रहा है, क्या ये हमारा एरो दिखेगा, क्या इसमें नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक छोटी सी इसमें लाइन खींची, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर हमने एक लाइन को खींचा और हमने इसको क्या कर दिया, इस पॉइंट से हमने इसको इस तरीके से मिला दिया और नीचे वाली सेक्शन को इस तरीके से मिला दिया। तो ये हमारा क्या है, एक शार्प एज की तरह क्या बन जाएगा, हमारा एरो इसमें बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर एक जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई भी अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें अपना एक मेजरमेंट लेकर चलो कि हमें इसी टाइप के क्या करना है, एरो को हमें बनाना है। ना ज्यादा आपको थिक बनाना है, ना ज्यादा थिन बनाना है, क्योंकि आप हर एक उसमें मेजरमेंट तो आप करोगे नहीं एरो का। अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, आप लेटर्स बना रहे हो, या फिर आप कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर रहे हो, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो, है ना, तो आपको इस तरीके से मैंने बता दिया है कि इसका आपका जो मेजरमेंट रहेगा वो आपका यही रहेगा। मेजरमेंट आपका यही रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि हमारा इसमें मेजरमेंट ये होता है, लेकिन आपको बनाना किस तरीके से है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में किस तरीके से हमें डायमेंशन करनी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। जैसे मान लो हमारे पास कोई एंगल आ जाए तो उसका हमें किस तरीके से डायमेंशन लिखनी है। मान लो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट एंगल है। एक्यूरेट एंगल है यानी कि न्यून कोण। ठीक है, तो इसका हम डायमेंशन किस तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास ये लाइन है इस तरीके से, और एक हमारे पास इस तरीके से लाइन है। ये दो एंगल हमने इसमें ले लिए। अब इस एंगल का हमें मेजरमेंट किस तरीके से लिखना है। तो जैसे मान लो कि अगर किसी एंगल के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग है, जैसे इसके बीच में, ये देखो दोनों लाइंस के बीच में क्या है, गैपिंग है, और इस एंगल में आप देखो, इस एंगल में आपको गैपिंग कम दिखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में, तो इसमें आप ये वाला तो इजिली आप इसमें डायमेंशन इस तरीके से बनाकर लिख सकते हो एक सर्कुलर वे में। और आपने एक एरो यहाँ बनाना है ऊपर साइड, और एक एरो आपको नीचे साइड बनाना है इस तरीके से, और इसमें लिख दो कि ये हमारा 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, जो भी आप एंगल आप मेजरमेंट करो उसके अकॉर्डिंग लिख दो। ठीक है, अब आते हैं ये वाले सेक्शन पे। अब ये वाले सेक्शन में हम इस तरीके से बनाएंगे तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा, उसमें खराब हो जाएगा, है ना, पूरा ही उसमें क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा अगर हम इस तरीके से इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है कि हम इस तरीके से एक, हम जैसे हमने यहाँ लाइन को जो है सर्कल को, आर्क को ड्रॉ किया, वैसे हम इसमें एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। एक एरो हम यहाँ लगाएंगे इसकी अपर लाइन के साइड, और एक एरो हम इसकी लोअर बॉटम साइड हम लगाएंगे एरो।
ठीक है। और यहाँ पर हम डायमेंशन लिख देंगे कि ये हमारा 15 डिग्री है या 13 डिग्री है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर छोटा एंगल है तो आपको इस तरीके से बनाना है, अगर एंगल के बीच में अगर गैपिंग है तो आप इस तरीके से बनाइए, नहीं है तो इस तरीके से आपको इसमें बनाना है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एंगल अगर हमें दिया हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब सर्कल का तो मैंने आपको बता दिया है कि सर्कल को आपको किस तरीके से डायमेंशन लिखनी है, डायमीटर दिया रहे या रेडियस दिया रहे तो आपको किस तरीके से इसमें बनाना है। ठीक है, तो आपको इसमें किस तरीके से बनाना है, तो इसमें डायमेंशन लिखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमें बताना होता है इस तरीके से, और फिर बाहर से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ हम बताते हैं कि इसका फाई, यानी कि फाई अगर लिखा हुआ होगा तो वो हमारा उसका क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। ठीक है, अगर फाई लिखा हुआ होगा तो उसका डायामीटर होगा, अगर आर लिखा हुआ होगा तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का रेडियस दिया रहेगा, इस तरीके से। ये ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपको कोई सर्कल दिया गया है, आप क्या करोगे, इसके लीनियर वे में एक वर्टिकल वे में इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करोगे, और उसके बाद इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, और ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम फाई को दिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कल का डायामीटर है वो कितना है। ठीक है, जो सर्कल का डायामीटर यानी कि जो व्यास है वो कितना है, उसको हम इस इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सर्कल का किस तरीके से आपको लिखना है तो वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडियस। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन में रेडियस अगर हमें लिखना हो, ठीक है, रेडियस को अगर हमें बनाना हो तो किस तरीके से, जैसे मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई सेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सेक्शन है, अब इसका हमें क्या बताना है, रेडियस हमें बताना है। ठीक है, रेडियस हमें बताना है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ये जो सर्कल आया हुआ है, इतना ये सर्कल आया है या ये सर्कल आया है या ये वाला सर्कल आया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर ये इनरली यानी कि इंटरनली अगर इस तरीके से आ रहा है तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिख दो आर इतना आया है, 24 है या 29 है, इस तरीके से। ठीक है, और अगर इंटरनली है तो आप इस तरीके से इसमें लिखो कि हमारे पास आर इतना आया हुआ है। इस तरीके से आर को लिखने के लिए यानी कि रेडियस को जिस तरीके का आपको इसमें शेप दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या करना है, इसकी रेडियस को आपको लिखना है कि आर हमारे पास इसमें 2 mm दिया है या 20 हमें दिया हुआ है, 29 हमें दिया हुआ है, किस तरीके से दिया है, ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई आर्क है। ठीक है, अब आर्क को हमें लिखना है, आर्क हम इस तरीके से लगाते हैं, इसी तरीके से हम आर्क को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें मेजरमेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ एक एरो लगाएंगे, यहाँ एक एरो लगाएंगे, और उसमें हम मेजरमेंट कर देंगे 30 mm का। मान लो ये हमारा 30 mm का क्या है, आर्क लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि हमने बनाया हुआ है कि आर्क है। ठीक है, तो एग्जामिनर जब इसमें डायमेंशन देखेगा कि जब हम नॉर्मली बॉक्स में भी डायमेंशन इसी तरीके से एक लीनियर वे में लिख रहे हैं और जो भी हम सर्कल में लिख रहे हैं तो वो भी हम लीनियर वे में लिख रहे हैं, तो जब हम किसी आर्क का जब भी हम मेजरमेंट या डायमेंशन लिखते हैं तो इस नंबर के ऊपर हम एक छोटा सा आर्क लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक छोटा सा हम इसमें आर्क लगा देते हैं, जो आप इसमें देख सकते हो। तो ये हो गया कि किसी चाप का अगर हमें डायमेंशन लिखना होगा तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन को हम इस तरीके से इसमें लिखेंगे।
चलो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ऐसे कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम डायमेंशन को लिखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन को लिखने के लिए भी हमें कई टाइप्स के रूल्स को फॉलो करना होता है कि कैसे कैसे हम हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का डायमेंशन हमें कैसे लिखना है और हमें उसमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। तो इसको ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा चेन मेथड, चेन विधि। दूसरा होता है हमारा प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है कंबाइंड मेथड, प्रगति विधि और संयुक्त विधि। ठीक है, ये सारे हमारे मेथड्स होते हैं डायमेंशन को लिखने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको किस टाइप का मेथड यूज करना है डायमेंशन को लिखने के लिए। ठीक है, आप इसमें चेन मेथड का भी यूज कर सकते हो, प्रोग्रेसिव मेथड का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें कंबाइन में हमारे इसमें दोनों आ जाते हैं, चेन मेथड भी आ जाता है और प्रोग्रेसिव मेथड भी आ जाता है। ठीक है, दोनों टाइप्स के इसमें क्या आ जाते हैं? मेथड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चेन मेथड्स के बारे में, चेन विधि, चेन मेथड के बारे में। ठीक है, तो चेन मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें डायमेंशन को लिखते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई सेक्शन है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई सेक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसके सेक्शन को जो भी इसकी डायमेंशन है उसको हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स के इस तरीके से, ये इसकी डायमेंशन और यहाँ तक इसकी डायमेंशन। ठीक है, अब हम एक स्ट्रेट लाइन को इसमें ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसमें हम क्या करेंगे? एरो को बनाएंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और ये मान लो ये हमारा 5 है, 5 mm है, ये मान लो हमारा 2 mm है, ये मान लो 15 mm है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें चेन मेथड का यूज किया। चेन मेथड यानी कि एक के बाद क्या आती जाएगी, इसमें हम एक जो है चेन में हम कह सकते हैं। ठीक है, कि हमने एक डायमेंशन को लिखा, उसी के बाद हमारी दूसरी डायमेंशन आ गई, उसी के बाद हमारी थर्ड डायमेंशन आ गई। अगर हमारे पास और ज्यादा सेक्शन होते तो हमारे पास और ज्यादा डायमेंशन हम इसमें लिख सकते थे। तो चेन क्या होती है? एक लिंक इस तरीके से दूसरी लिंक इस तरीके से कनेक्टेड होती है ना, इस तरीके से। ये हमारी क्या होती है? चेन, इस टाइप से। ठीक है, ये पूरी हमारी क्या है? एक चेन, एक साइक्लिक जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरी, जैसे यहाँ एक लिंक के बाद दूसरी लिंक, तीसरी लिंक, चौथी लिंक, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। सभी ने साइकिल तो चलाई होगी, साइकिल में जो चेन लगी हुई होती है। ठीक है, तो वैसे ही आप इसमें रिलेट कर सकते हो। चेन मेथड क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कंटिन्यूसली जब आप उसकी डायमेंशन लिखते जाते हो तो वो हमारा कौन सा मेथड कहलाता है? वो हमारा चेन मेथड कहलाता है। ठीक है, वो हम इसको क्या बोलते हैं? चेन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्रोग्रेसिव मेथड। प्रोग्रेसिव मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रगति विधि। ठीक है, तो इसमें भी हम वही सेक्शन ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने इसमें सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है? डायमेंशन को हमें लिखना है। तो डायमेंशन को लिखने के लिए इसमें हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये है, ये है,
ये है और ये है। ठीक है, तो इसमें हम डायमेंशन को किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डायमेंशन हमें लिखनी है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें डायमेंशन लिखनी है, फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें डायमेंशन लिखनी है, फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें डायमेंशन को लिखना है। ये मान लो हमारा 15 mm है, ये मान लो हमारा 10 mm है, ये मान लो हमारा इसमें 5 mm है, ये मान लो हमारा इसमें 2 mm है। तो ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव मेथड, यानी कि पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, देन हम इसको जो हमारी इसकी सबसे बड़ी डायमेंशन होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगी उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो सबसे छोटी डायमेंशन होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी डायमेंशन है उसको हम इन द लास्ट क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है, इसको हम प्रोग्रेसिव मेथड कहते हैं, प्रगति विधि कहते हैं। ठीक है, दोनों में क्लियर समझ में आया। चेन मेथड देखो किस तरीके से हमने डायमेंशन लिखी, और जो प्रोग्रेसिव मेथड है, प्रोग्रेसिव मेथड में किस तरीके से डायमेंशन लिखा जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से आपको डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्रेसिव मेथड होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास 2 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लो हमारे पास 3 mm है, वो मान लो हमारे पास क्या है, 3 mm है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली लिखोगे तो ये हमारा चेन मेथड हो जाएगा। प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होगा कि आपको ये तो लेना ही है, आपको ये तो कंसीडर करना ही है, साथ ही साथ आपको इन डायमेंशन का क्या करना पड़ेगा, एडिशन आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका एग्जाम में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ये तो है कि अभी सरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा सिंपल दिया गया है, अगर ऑर्थोग्राफिक में अगर आप इसको लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास इसमें 3 दिया है, फिर आप इसमें एडिशन करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर ये मान लो ये हमारे पास 5 है, तो आप इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, तब जाकर ये हमारे पास टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। फिर मान लो ये हमारे पास 5 दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास 5 mm दिया गया है, तो आप इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, तब जाकर आप यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को लिख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा क्या, प्रोग्रेसिव मेथड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा कौन सा है, कंबाइंड मेथड। ठीक है, कंबाइंड मेथड, कंबाइंड मेथड किस टाइप से होता है, जिसमें हमारा चेन प्लस प्रोग्रेसिव दोनों टाइप के क्या आते हैं, मेथड्स आते हैं। चेन मेथड भी आता है और प्रोग्रेसिव मेथड भी आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें यहाँ से इसकी डायमेंशन हमें लिखनी है, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन। ठीक है, ये सारी हमें इसमें क्या करना है, डायमेंशन को हमें इसमें लिखना है। तो हम इसमें डायमेंशन कैसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, फिर इसको हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लिया। यानी कि इसमें हमने कंबाइंड मेथड का यूज किया हुआ है। कंबाइंड मेथड देखो, दोनों डायमेंशन इसका एड ऑन, और ये डायमेंशन मान लो हमारे पास 20 mm है, ये डायमेंशन मान लो हमारे पास 20 mm है, ये हमारे पास 10 mm है, ये हमारे पास 10 mm है। यानी कि एक चेन में भी चल रहा है, साथ ही साथ हम इसका एडिशन भी करते जा रहे हैं। तो ये हमारा चेन मेथड और प्रोग्रेसिव मेथड दोनों को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड मेथड कहते हैं। तो आप कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में या ग्राफिक्स में आप कंबाइंड मेथड का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि आप उसमें चेन का भी यूज करो, चेन मेथड का भी यूज करो, प्रोग्रेसिव मेथड का भी यूज करो, तो आप एक ही टाइप के मेथड का यूज कर सकते हो। या तो आप चेन मेथड का यूज करो, या तो आप इसमें प्रोग्रेसिव मेथड का यूज करो, डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस टाइप के मेथड का यूज आपको करना है। ठीक है, आपको किस टाइप के मेथड का यूज करना है।
तो ये हमारे तीनों टाइप्स के मेथड हो गए हैं, चेन मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड और कंबाइंड मेथड। इन तीनों मेथड्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो। ठीक है, इन तीनों मेथड्स में डायमेंशन में किस तरीके से अगर आपको लिखना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या डायमेंशन को लिखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है नो रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन, नो रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमा को लिखने के लिए आपको एक ही डायमेंशन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही डायमेंशन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार उस डायमेंशन को लिखो। जैसे हमारे पास मान लो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, इस टाइप का स्क्वायर है। अब आपने यहां से यहां तक की ये डायमेंशन आपने लिखी कि ये हमारे पास 20 mm है। ठीक है, ये हमारे पास 20 mm है। अब जरूरी नहीं तो कि आप यहाँ पर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे भी लिखोगे। आप इस एक साइड लिख रहे हो तो आप दूसरे साइड भी लिख रहे हो, फिर आप इसी डायमेंशन को तीसरे साइड भी लिख रहे हो, फिर इसी डायमेंशन को आप चौथे साइड भी लिख रहे हो। अब जब आपको पता है कि जब आप स्क्वायर बनाते हो तो इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 20 mm होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी 20 mm होगा, ये भी 20 mm होगा और ये भी 20 mm होगा। तो इसमें आपको एक ही डायमेंशन बार बार लिखने की क्या जरूरत है, एक ही डायमेंशन को एक बार ही लिखो, है ना। एग्जामिनर को भी इतना पता है कि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, सेम होती है। ठीक है, जितना हमारे पास ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ही हमारे पास ये होगा। तो बार बार इसमें आपको डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी डायमेंशन लिख रहे हो, कोई भी विमा अगर आप लिख रहे हो तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है आपका चेन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, कभी कभी प्रोग्रेसिव मेथड का भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हमारा चेन मेथड ही होता है। ठीक है, हिंदी में ही मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, विमा डायमेंशन क्या होता है, विमा रिपीटेशन, यानी कि आप जैसे बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार दोहराना। ठीक है, रिपीटेशन यानी कि दोहराना। अब जैसे आपने यहाँ डायमेंशन लिख लिया, आप यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन लिखने का फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन आप लिख रहे हो, आपको बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक ही बार उस डायमेंशन को लिखो। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, आप जहां से इन डायमेंशन को पढ़ना आसान हो, जहां से पढ़ना आसान हो वहीं से विमा को लिखे। सेकेंड रूल ये कहता है, क्या मतलब है सेकेंड रूल का, कि जहां से आप पढ़ना इजली, जहां से आप रीड इजली कर सको या डायमेंशन को इजली पढ़ सको, आप वैसे ही उसी तरीके में आप इसको वही फॉर्मेट में आप लिखो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब इसकी हमने डायमेंशन लिख दी यहां से यहां तक। मान लो ये डायमेंशन हमारे पास आ गई 20 mm। ठीक है, इस तरीके से ना लिखो, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो मान लो 20 mm है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से हमने लिख दिया। और जो हमारे पास ये डायमेंशन थी, ये वाली डायमेंशन, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो क्या आप इसको इजिली पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ पाओगे ना।
ठीक है, इसलिए कि आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ पाओगे, आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कौन सी डायमेंशन है। एग्जामिनर जब देखेगा ना किस तरीके से हमें ये डायमेंशन क्या लिखी हुई है, तो वो इस तरीके से देखेगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो जैसा आप डायमेंशन लिखो कि जो एग्जामिनर है वो आसानी से पढ़ सके कि डायमेंशन लिखी क्या है। अब इसी डायमेंशन को अगर आप इसी तरीके से लिखते तो वो सामने पेज पे ही देख लेता। ठीक है, अगर आप इसी डायमेंशन को ड्राइंग शीट पर आप लिखोगे तो ड्राइंग शीट पर जैसे ही लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको फोल्ड करेगा, इस तरीके से देखेगा, उसको घुमाएगा कि इसकी डायमेंशन है क्या। यानी कि आपको डायमेंशन इस तरीके से लिखो कि जो सामने वाले को भी समझ में आए कि आपने डायमेंशन लिखी क्या है। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाए, उसको बार बार उसी चीज को देखना ना पड़े, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड हमारा रूल क्या कहता है, ये तो हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो बीमाएं आप लिख रहे हो, बीमांकन सदैव वस्तु के बाहर करते हैं। यानी कि डायमेंशन आप कभी भी करो तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नली पार्ट में आपको करना है। किस तरीके से, ये मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जैसे आप इसकी डायमेंशन लिख रहे हो, आपने यहां से यहां तक इसकी डायमेंशन लिख दी, तो ये हमारा मेथड क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। हमें कभी भी इस टाइप के मेथड का यूज नहीं करना है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से डायमेंशन नहीं लिख सकते हो। हमेशा आपको इस ऑब्जेक्ट के क्या करना है, बाहर ही आपको डायमेंशन लिखनी होती है। कभी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसमें क्या दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं कि आपको डायमेंशन किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है विमा रेखा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। कैसे, ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो कोई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक की इसकी डायमेंशन हमने लिख दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमने डायमेंशन लिख दी। मान लो ये हमारी 40 mm है, ये डायमेंशन हमने लिख दी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले ध्यान नहीं दिया कि इसकी हमें डायमेंशन, पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से यहाँ लाइन खींच देंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे, और ये हम इसकी डायमेंशन यहाँ बना देंगे। एक एक्सटेंशन लाइन हमने यहाँ से खींच दी, एक एक्सटेंशन लाइन हमने यहाँ से खींच दी, एक एक्सटेंशन लाइन हमारे पास ये हो गई। ये हमारे पास 20 mm हो गया और ये हमारे पास 20 mm हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ क्या कर रही है, इसमें इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि आपने यहाँ डायमेंशन लिखा, फिर आपने एक एक्सटेंशन लाइन खींच दी, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट हो गए। तो ये मेथड भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। आपको हमेशा डायमेंशन किस तरीके से लिखनी है, आपको छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको हमेशा छोटे से क्या करना है, स्टार्ट करना है कि आप पहले यहाँ की डायमेंशन लिखो, देन आप यहाँ की डायमेंशन लिखो, ठीक है, फिर आप इस टाइप से यहाँ की डायमेंशन लिखो। या आप इसमें देखो चेन मेथड का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ से डॉटेड करके नीचे लाओ, यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन लेकर आओ, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और हर एक जो ऑब्जेक्ट है या हर एक जो लाइन है, इजिली आप इसकी डायमेंशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसका लास्ट रूल है कि कभी भी विमा रेखा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आपको कभी भी डायमेंशन नहीं लिखनी होती है। ये भी हमारा एक टाइप का रॉन्ग मेथड होता है लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, जब भी आप डायमेंशन को लिखो, ठीक है, विमा हमेशा एक ही मात्रक में होना चाहिए। यानी कि अगर आप डायमेंशन लिख रहे हो तो ये भी आपको याद रखना है कि आप उसको किस मेजरमेंट में आप लिख रहे हो।
ठीक है, आप उसको सेंटीमीटर में लिख रहे हो, आप उसको इंचेस में लिख रहे हो, या आप उसको एमएम में लिख रहे हो, ये आपको जो बात है वो ध्यान में आपको देनी है कि आप एमएम में लिख रहे हो या इंचेस में आप लिख रहे हो या सेंटीमीटर में आप लिख रहे हो, जो प्रेफर आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आप एमएम में लिख रहे हो तो हर एक डायमेंशन आपको एमएम में ही लिखनी है। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो हर एक डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर हम एमएम का ही यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको सेंटीमीटर मिल जाता है तो आपको इसमें क्या करना है, सेंटीमीटर ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका लास्ट रूल कहता है कि विमा हमेशा या सदैव एक ही मात्रक में होना चाहिए। जैसे ये मान लो कि हमने इस तरीके से इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो जैसे हम 30 mm लिख रहे हैं तो हर एक साइड का जो डायमेंशन रहेगी वो हम उसको एमएम में ही लिखेंगे। ठीक है, उसको हम किस में लिखेंगे, एमएम में ही लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा पूरा डायमेंशन वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा डायमेंशन वाला चैप्टर क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं इसको नहीं बनाऊंगी, एक ही लेक्चर में मैंने देखो पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है कि डायमेंशन आपको किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो डायमेंशन में हमने देखा ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। किस तरीके से आपको लिखना है, एरोहेड का साइज और अलग अलग शेप्स भी हमने लेकर देखे कि किस तरीके से हमें बनाना है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और फिर इन द लास्ट हमने देखा है कि डायमेंशन को किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको इसमें फॉलो करना है। ऑल इज क्लियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारा डायमेंशन वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। तो एक ही सेशन में आपको दोबारा ये आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सेशन में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, किस तरीके से आपको इसमें डायमेंशन लिखनी है और हर एक शेप के साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें, अपने कोर्स को परचेज करें। इसका पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा। फोल्डर नेम लाइव क्लासेस 2023 के नेम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ, साथ ही साथ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिसको अगर बुक्स में कोई प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो आप हमारे एएस टेक्निक बुक ऐप स्टोर से आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।